हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 11 के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 11 का हिंदी दिगंत भाग 1 के गद्य खंड का पहला पाठ पूस की रात, जिसके लेखक प्रेमचंद है, उसका संपूर्ण व्याख्या करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको पूस की रात पूरा का पूरा पाठ पढ़ाने वाले हैं। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अगर आप लेखक के बारे में जानिएगा तो आपका जो नॉलेज है वह और अधिक बढ़ जाएगा। तो इस पाठ के लेखक हैं पूस की रात। पाठ के लेखक है प्रेमचंद। पूस की रात पाठ को इंग्लिश में क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था सप्लीमेंट्री रीडर में, जिस पाठ का नाम था जनवरी नाइट। अगर आप मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं तो हमने उस पाठ को तो नहीं आपको पढ़ाया था, लेकिन उस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। इसी पाठ में हल्कू और मुन्नी पात्र की बात होती है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का मैंने यहाँ इमेज ऐड कर दिया, आप देख लीजिए। ये थे मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने पूस की रात पाठ की रचना की थी। तो इनका जो जन्म हुआ था वह 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है ग्राम लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लम्ही गांव में हुआ था, और इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हो गया था। इनका जो मूल नाम था वह धनपत राय था, और इन्होंने आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से की थी। मतलब जो शुरू में ये अपने लेख लिखते थे उसमें लेखन नाम इनका नवाब राय था। इनका मूल नाम धनपत राय था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रख लिया। माता पिता इनके थे आनंदी देवी और मुंशी अजायब राय। शिक्षा इन्होंने 1910 में इंटर की थी और 1919 में BA तक इन्होंने पढ़ाई की थी। वृत्ति प्राइवेट ट्यूशन देते ये थे। अध्यापकी इन्होंने की थी, मीन्स इसने टीचिंग लाइन में काम किया था। इन्होंने जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छूटने पर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। मतलब ये प्राइवेट ट्यूशन करवाते थे, अध्यापकी करवाते थे और जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी करते थे। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और असहयोग आंदोलन छिड़ा था, तब उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। संपादन इन्होंने किया था मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। इनकी प्रमुख कृतियों से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप कृतियों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास, लगभग 300 कहानियाँ, मानसरोवर 8 खंड, अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियाँ आदि विविध प्रसंग, 3 खंड में संकलित अनेक अनुवाद, इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ की थी। हिंदी के महान कथावाचक प्रेमचंद अब विश्व स्थापित्य की विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं को अतिक्रमण करते हुए वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। वे राजनीतिक स्वाधीनता की प्रणीतियाँ शेष है और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह की रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी है। और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनकी साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप पर ग्रहण कर सकता है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य पाठ है। प्रेमचंद ने अपनी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर पर ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया है। मतलब प्रेमचंद की जो हिंदी कथा साहित्य होती थी, उन्होंने उसको मनोरंजन स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का भी काम किया है। उस युग की जीवन समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जातिभेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यवर्गीय कुठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं से उन्होंने कथा रचना के लिए प्रेरित किया था। मतलब ये जितनी समस्याएं थी, दहेज की कुप्रथा, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, इन सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में उन सभी को प्रेरित किया था। उन्होंने अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया था, और वे समस्याएं विविध रूप से आज भी हमारे साथ हैं। इसलिए प्रेमचंद
आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मतलब ये जो समस्याएं थे इन्हीं का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने कथाओं के द्वारा सभी को प्रेरित किया था, और ये जो समस्याएं ये आज भी हमारे साथ हैं, इसलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंतर संघर्षों तथा जीजीविषता का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए पूस की रात किस प्रकार की विधा। तो पूस की रात एक प्रकार की कहानी है, उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है। एक छोटे किसान की यह कहानी है। एक और व्यवस्था जिसमें रात दिन हाड़ लगाकर भी जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह कड़कड़ाती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं रहने पर इसकी प्रकृति और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत था। हल्कू पूस से ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मड़ैया पर जबरा के साथ अपनी रात गुजारता है। मतलब पूस की रात कहानी में आप क्या पढ़िएगा उसी कहानी को इसमें शॉर्टकट के रूप में बताया जा रहा है। इसके आगे हम आपको कहानी पढ़ाएंगे। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो ठंड से बचने के लिए मूक जानवर उसका कुत्ता जबरा है, जिसे अपने देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है, पर वह प्रतिकार अपनी परिणतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध हो पाता है। नील गाय रात में उसकी फसल चढ़ जाती है। प्रेमचंद ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। उनकी काफ़ी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। आमतौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठपन है, पाठक के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, उन्होंने हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखी है। प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई है, उन सभी में कोई न कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। यह उनकी खूबी है कि सारी बात ऐसी चित्र खींचकर करते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रूखेपन भी नहीं आता है, और उनके चित्रों बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आंखों के सामने हो रही हो। इस बात को जो दर्शाया है वह रामविलास शर्मा जी ने दर्शाया, क्योंकि शैली की चित्रमयता, भाषा का असाधारणता अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग्य और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सहृदयता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बनाती है। प्रेमचंद और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा ये बात बताई गई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी प्रेमचंद जी के बारे में बताते हैं कि वे अपनी कहानी को इस तरह से कृत करते हैं कि उनकी कहानियों को जब आपको पढ़िएगा तो आपको लगेगा आपके सामने वे सभी हाल हो रही हैं, आप सामने स्क्रीन पर उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो इस पाठ का नाम है पूस की रात, और यह एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आपको करना क्या, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। आपको ये कहानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा और आप कहानी को बिल्कुल ही अच्छे से समझ जाइएगा। अगर आप कहानी को अच्छे से समझ जाइएगा तो आप इस पाठ के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना पाइएगा। तो यहाँ से शुरू होता है हमारी कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, वो दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ, पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है और उसकी पत्नी का नाम मुन्नी है। तो हल्कू से एक सहना उससे पैसे मांगने आता है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। और जो मुन्नी है वह घर में झाड़ू लगा रही थी, फिर पीछे बोलकर बोली कि 3 ही तो रुपये हैं, वह अगर उसको दे देंगे तो कंबल कहाँ से खरीदेंगे। जो पूस कहा जाता है जनवरी को, हिंदी में जनवरी मंथ को ही पूस का नाम दिया जाता है। पूस में जैसा कि आपको पता है जनवरी में बहुत अधिक ठंड होती है, तो वो कहती है कि हम लोग कंबल नहीं खरीदेंगे तो पूस की रात हार में कैसे कटेगी। उसे फसल के बाद जब फसल उपज जाएगा हम लोगों का, तब उसको कहो सेना को कि उसको रुपये दे देंगे। हम आपको करीब 2-3 पैराग्राफ पढ़ाकर एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बालों से जड़ों मरेंगे, बालों सिर से टल जाएंगी। यह सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं सेना को भी पैसे नहीं दे पाऊंगा तो वो मुझे गालियां देगा, और इस बात को सोचकर वह अपनी बीवी के पास गया और उसे खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोच लूंगा, अभी उसको पैसे दे देता हूँ। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं, कौन उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ
तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये न दूंगी न दूंगी। इस सभी बात को कहकर वह कहती है कि मैं रुपये नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई और हल्कू के जो वाक्य में जो कठोर सत्य था, मानो वह भीष्म जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती मजूरी, सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर भी धौंस। हल्कू ने रुपये लिए। इस तरह वह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। जो वह पैसे देने सहना को गया तो उसे ऐसा लगा कि वह अपने हृदय निकाल कर उसे देने जा रहा है। उसने मजूरी में एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। मतलब उसने बहुत काट कपट कर उस 3 रुपयों को पूस की रात में ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। लेकिन सहना को उसको वह माल गुजारी देनी पड़ती थी और वह उस पैसे उसी को देने जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर रेट ले। तू यहाँ क्या करने आए थे? तू यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जब हल्कू अपने खेत आ रहा था तब वह अपने कुत्ते, उनके कुत्ते का नाम था जबरा, और वह अपने कुत्ते को नहीं लेने आना चाहता था, लेकिन उसका कुत्ता दौड़ा दौड़ा आ गया। तो वह जब ठंड से कांप कर उसका कुत्ता जबरा कूं कर रहा था तो दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तब उसने कहा कि अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? मैं कि यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े मेरे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक पर जम्हाई चुप हो गया। उसकी श्रान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबड़ा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूँ तो एक चिल्म भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्म तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिफाफ, कंबल, मजाल है कि ऐसे जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें और मज़ा दूसरा लूटे। मतलब वो कहते हैं कि खेतों में मजदूरी हम करें और मज़ा कोई दूसरा और लूटे। वह गद्दों में अच्छे से आराम करे और मैं यहाँ ठंड में कपूँ। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिल्म भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्म पूते हुए कहा, पिएगा चिल्म? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। वह कहता है कि चिल्म पीने से जाड़ा तो नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मन बहल जाता है। वह अपने कुत्ते से पूछता है कि क्या तुम भी चिल्म पिएगा? जबरा ने उसके मुख की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे अपनी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिल्म पीकर हल्कू फिर लेटा और नीचे करके लेटा कि चाहे जो कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। चिल्म पीकर हल्कू ने सोचा कि अब किसी न किसी तरह नींद मारकर सो जाऊंगा। लेकिन जब वह सोने के लिए बैठा तो उसके हृदय में कंपन होने लगा और कभी वह इस तरफ करवट पलटता तो कभी उस तरह करवट पलटता, जैसे कि उसके छाती में ठंड का पिशाच समा गया। उसको नींद ही नहीं आ रही थी। जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया।
कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। शायद जबरा समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसे अपनी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता में उसने एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुझ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया और वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। मतलब जब उसको गले लगा लिया था हल्कू ने, तब उसको लगा कि उसके खेतों के पास कोई जानवर आने वाला है, और जो उसका कुत्ता जबरा था वह भौंकने लगा और चारों तरफ दौड़ने लगा कि कहीं कोई जानवर उनके खेत के फसल को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत की हवा को धधकारना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटने को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितना रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से भी ऊपर रात है। जब उसको ठंड अधिक लगने लगी तो उसने ऊपर की ओर देखा कि कितनी और रात बाकी है। तो जो सप्तऋषि होते हैं, 7 तारे होते हैं आसमान में, और उन 7 तारों के जोड़े को सप्तऋषि कहा जाता है। और वह जब सप्तऋषि ऊपर उठ जाता है तब रात समाप्त होने वाली होती है। तो जो सप्तऋषि था वह ऊपर भी नहीं उठा था और अभी आधे पहर से भी अधिक रात थी। मीन्स जितना रात होता है उसका आधा भी अभी समाप्त नहीं हुआ था। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। अगर अब तो बैठे नहीं रह जाता, मगर अब तो बैठे नहीं रहे। उसने सोचा कि पास में जो पत्तियों का ढेर है जाकर वहाँ उस पत्तियों को बटोर कर उसमें आग लगाकर उसे ही तापूं, तब जाकर कुछ ठंड दूर होगी। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो उसके पास आया और दुम हिलाने लगा। अरहर कहा जाता है, अरहर एक दाल वाली खेती होती है, और अरहर जो होता है उसके खेत में जाकर उसने अरहर के कई पौधे उखाड़ लिए और उससे एक झाड़ू बना लिया और झाड़ू से पत्ते को बटोरने लगा और एक उपला में आग सुलगता हुआ बगीचे की ओर चला। तो जब जबरा ने देखा कि उसकी जबरा पहले से ही खेत की तरफ गया हुआ था और भौंक रहा था, तब उसने देखा तो वह दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। ठाठे हो जाएंगे फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचा में खूब अंधेरा हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। जो ठंड में ओस गिरती है जिसको कुहास कहा जाता है, वे वृक्षों से ओस की बूंदें बिल्कुल ही टप टप वहाँ पर गिर रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूल की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही थी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल पड़ी गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को उसने अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठे आग तप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरी जी में आए जो सो कर ले।
ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। मतलब उसने ठंड पर जो विजय प्राप्त किया था, आग जलाकर ताप कर ठंड में वहाँ अच्छे से विजय प्राप्त की थी, वह उसको छिपा नहीं सकता था अपने दिल में। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझी, इतनी ठंड न खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। ऐसा हल्कू खुद ही सोच रहा था कि जबरा को ऐसा लगा कि अगर पहले से यह उपाय सूझती तो पहले से ठंड नहीं लगता। पहले जब वह कांप रहा था, छील में पी रहा था, अगर पहले से उसको पता चलता कि पत्तियां जलाकर वह आग ताप कर अपनी ठंड को भगा सकता है, तब ऐसा नहीं होता, उसको अधिक ठंड नहीं लगती। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि को कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द में घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूदो आओ। फिर वह कूदा, अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण फिर आंखों में बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंकर कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही थी। उनके चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। जब उसने आग को तापा और जब आग बुझ गई, तब वह शांति से बैठ गया और गीत गुनगुनाने लगा। लेकिन तभी जो उसका कुत्ता था, जब वह कूं कूं करके भौंकते हुए खेत की ओर भागा और उसको लगा कि जानवर जो हैं उसके खेत में आ गए हैं, और वह शायद नील गायों का झुंड था। उसके दौड़ने कूदने की आवाज़ उसके कान में आ रही थी। उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह खेते में चर रही हो और उसके चबाने की आवाज़ भी चरचर आ रही थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नो छिटाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ न सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चर जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेते में जाना, जानवर के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ता। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ गया और राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। आखिरकार जब उसको लगा कि मैं खेतों पर जाकर नील गायों को भगाऊं, लेकिन जब वह उठा तो उसको एक बिच्छू सा डंक लगा ठंड के कारण, और वह फिर से अपनी जगह पर आकर अपनी ठंडी गर्म को उस आग से गर्म करने लगा और वहीं ओढ़ पाड़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? मड़ैया मीन्स होता है कि तुम्हारे यहाँ रात भर रहने से क्या हुआ? खेत का तो पूरा सत्यानाश हो ही गया, खेत तो चौपट हो ही गया। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रश्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा,
अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मतलब हल्कू ने प्रसन्न मुख कर कर कहा कि माल गुजारी कर लेंगे, लेकिन यहाँ खेती करने में रात भर यहाँ ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस पार्ट को आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स नहीं हैं और जब क्लास 11 के अधिक स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो मैं आपके लिए और अधिक वीडियोस तत्परता के साथ बना पाऊंगा। और आप मेरी वीडियोस को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपनी समस्या को मुझ तक पहुँचा सकते हैं कमेंट के माध्यम से या फिर मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ID में मुझसे बात करके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में।